बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नादिर बलोच नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मंगल के दिन हाफिज़ साद हुसैन रिजवी तहरीक लब्बैक के अमीर ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 29 मिनट 40 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें 5 से 6 मिनट सवालों के जवाबात भी दिए, लेकिन सवाल के जवाबात मुकम्मल इसलिए भी ना हो सके क्योंकि उसके बाद अजान हो गई। और यूँ एक लिहाज से मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से फेलियर नज़र आया कि आपको उस टाइम का इंतखाब करना चाहिए था जब से कम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सवालात होते और जो अभान थे उनके जवाबात मिल जाते। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज़ साद हुसैन रिजवी के इंपॉर्टेंट नुकात क्या हैं, और साथ ही के 5 नए सवालात के जो है वो कौन से जन्म लिए हैं, और साथ ही कि हवेलियाँ में जो 79 अफराद को ATC में पेश किया गया, उस ATC की कार्रवाई में क्या हुआ। और वकील, क्योंकि पहले पता नहीं चल रहा था हमें कि वकील कोई किया भी या नहीं किया, लेकिन अब पता चला वकील कौन है। और उसके बाद उन वकील साहब से मैंने ख़ुद रब्ता किया, 7 से 8 मिनट गुफ्तगू, और उसमें किस तरह के जो KP की पुलिस है और हरीपुर की पुलिस जो सलूक कर रही है एबटाबाद की, क्या वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ये भी बताएंगे आपको जनाब के कुछ हामिद मीर के हवाले से जो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने सख्त ज़बान इस्तेमाल की, उसके ऊपर इंतहाई इक़दाम की तरफ से सहाफ़ती तंजीमें जा रही हैं और मुतालबा किया जाए इसकी मज़म्मत भी की जाए, और जो है इस बयान को वापस लेने का मुतालबा किया जाए, और इनकी बाइकाट के हवाले से भी बात की जा रही है। कल इजलास में क्या होगा ये भी बताएंगे, और साथ आपको इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तमाम नुकात बयान करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यूँ आपका और मेरा ताल्लुक जो है वो जुड़ा रह सके। और आखिर में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की जो 29 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 29 मिनट 40 सेकंड जो अपलोड भी की गई, और ख़ुद मैं सुन भी रहा था। बहुत सारे लोग सुन रहे थे, न्यूज़ रूम में लोग ऑन करके बैठे हुए थे, सुन रहे थे कि आखिर, क्योंकि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पहला मीडिया के साथ इंटरेक्शन है, वो सवाल जो मुसलसल उठाए जा रहे थे, मैंने भी उठाए, सब उठा रहे थे, अब आज बराह रास्त होंगे। देखते हैं कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी उसका क्या जवाब देते हैं, और क्या उनके साथ वाकई ज़्यादती हुई। ये तमाम चीज़ें यानी कि देखा जा रहा था, इसमें सुना जा रहा था। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से हाफिज़ साद हुसैन रिजवी का कहना था कि हवेलिया में ईद मिलाद नबी का जलूस रोकना तहरीक लब्बैक को फ़िरका वालिद की तरफ धकेलने की एक कोशिश और एक साजिश थी। अब उनको धकेला किसने, इसके ऊपर उन्होंने बात नहीं की। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश को बेनकाब किया जाए, ये उन्होंने मुतालबा किया। पाकिस्तान में हकूक़ सबके हैं, मगर मजहबी जमातों के, मजहबी लोगों के नहीं हैं। पाकिस्तान हुकूमत के नज़दीक TLP से वाबस्ता किसी फ़र्द के हकूक़ नहीं है। हमारे शहीदों के पोस्ट मार्टम नहीं होने दिए जा रहे, वकला अदालत के चक्कर लगा रहे। पाकिस्तान के तमाम इदारों के सरबराहान से सवाल है कि जलूस के अख्ताम पर किसने गोलियाँ बरसाईं, किसने लाइट्स बंद की। 3 घंटे तक हमारे कारकुनों को रोका गया, देसी पिस्तौल से टारगेट करके हमारे लोगों को गोलियां मारी गईं। उन्होंने कहा कि हवेलियां से पहले हमारे जलूस ख़त्म करके वापस आ रहे थे तो फायरिंग की गई। यानी कि एक चीज़ ये भी उन्होंने एडमिट की कि हम हवेलिया में दाखिल भी नहीं हुए, हम 3 किलोमीटर जो बताया था उससे पीछे हट के वापस जा रहे थे। हरीपुर में सानिया हुकूमती दहशतगर्दी का नतीजा है। 12 रबीउल अव्वल का जलूस हवेलियाँ की तरफ जा रहा था, जिसको रोका गया। अतवार के रोज़ हज़ारा की तारीख का सबसे बड़ा जलूस हवेलियाँ की तरफ जा रहा था। मंजिल से 3 किलोमीटर पहले ही इस जलूस को रोक कर ख़त्म कर दिया गया। दफ़ा 144 के मकाम से कबल ही हमला किया गया, यानी कि जिस एरिया में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई थी, 2 या 3 बंदे इकट्ठे होने पर पाबंदी थी, वहाँ से पहले ही उन्होंने कहा कि उन्होंने वो अपने कारकुनों को जो है वो ख़त्म कर दिया था। लॉन्ग मार्च का जो मिलाद का जलूस था, और कह रहे थे वापस जा रहे थे कि पीछे से पुलिस ने फायर शुरू कर दिए, कारकुनों को गोलियों के सर शहीद और ज़ख्मी किया गया। साथ ये भी कहते हैं कि आलम कुफर से हालिया दौरे में मुआहदा किया, तहरीक लब्बैक को अब उस तरफ मुअत्तल करना है कि पहले खूब लाशें गिरानी है और फिर इनको इश्तियाल देना ताकि मुअत्तल करने का बहाना मिल सके। मुअत्तल से लेकर तहरीक लब्बैक को कालादम करा दिया जाए। हम इस नतीजे पर पहुँचे, ये उन्होंने अपनी फाइंडिंग दी है कि पाकिस्तान में हकूक़ लिबरल के हैं, अक़लियतों के हैं, भेड़ बकरियों और जानवरों के हैं। अगर कोई हक़ नहीं है तो मजहबी जमात, दीनी जमात के लोगों के नहीं है। हाफिज़ कुरान का कोई हक़ नहीं है। काला अल्लाह काला रसूल अल्लाह कहने वालों का कोई हक़ नहीं है। दाढ़ी और पगड़ी वालों को मजहबी लिबादे और होलिये वालों का कोई हक़ नहीं है। जहाँ दिल चाहे गोलियों से भौन दिया जाए, जब चाह जो है वो मार दिया जाए, जब चाह दहशतगर्द और बनाकर जेलों में डाल दिया जाए। मजहबी
و ذہنی اور مذہبی لبادہ رکھنے والے لوگوں کو اگر اس طرح ہم خاموش رہے تو سوچ لو یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ کیا حال کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ کائنات کی بدترین مثال میلاد شریف جلوس پر واپسی پر فائرنگ، حافظ قرآن محمد اعظم شہید شہادت سے 1 گھنٹہ قبل چہرے کا نور اور ولولہ دیکھیں، شہادت کے بعد مسکراتا ہوا چہرہ دیکھیں۔ کفر کو، ان کے یاروں کو نہ یہ مشن پسند ہے نہ یہ چہرہ مبارک پسند ہے۔ یہ ویل ایجوکیٹڈ اور ان کے بیٹے کے ساتھ تصویریں دیکھیں اور فرقہ وارانہ فسادات کا نام دے کر لوگوں کو شہید کروائیں۔ الحمدللہ یہ سازش ناکام ہوئی، کیونکہ قائد ملت اسلامیہ جو نظریہ دے کر گئے منصب نبی فقتلہ، اور انہیں جانا انہیں مانا، اس سے کوئی مسلمان اختلاف نہیں کر سکتا، لہٰذا اس واقعے کو کوئی بھی فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش نہ کرے۔ یہ انہوں نے جو مجموعی طور پر 29 منٹ کا میں نے لب لباب نکالا، یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، یہ انہوں نے گفتگو کی۔ اب اس کو تھوڑا سا انالیسس بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ان سے سخت سوال کیا گیا۔ تھوڑا سا یہ ہے کہ جذباتی تھے، اور جب جذبات میں ہو تو پھر آپ پراپر آپ کو جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ یا جس طرح کا چاہ رہے ہوتے ہیں یا یہ سمجھیں کہ مطمئن کرنے والا اس طرح نہیں مل پاتا، تو یہ دیکھا گیا کہ ان کی باڈی لینگویج جو تھی وہ اس طرح مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ 3 جنازے اٹھائے ہیں، جنازہ پڑا ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا سخت تھے۔ اور اس کے اوپر انہوں نے سوال کہا، سوال جب کیا گیا تو انہوں نے اس سوال کا جواب دیا۔ البتہ میں نے صحافیوں سے بات کی، انہوں نے کہا جی کیونکہ پھر اذان بھی ہو گئی اور یہ کوئی سیشن لمبا نہیں ہو سکا، اور تحریک لبیک کی جانب سے یہ مس مینجمنٹ کہیں کہ آپ نے اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے پریس کانفرنس کیوں شروع کرائی؟ آپ کوشش کرتے آدھا پونا 1 گھنٹے تک پریس کانفرنس چاہتی ہے اور اس کو 4 بجے کر لیتے تاکہ آگے اذان نہ ہوتی، اور اذان کے وقت سب اٹھ کے چلے گئے، اور یہ اس طرح نہیں ہو سکی پریس کانفرنس۔ اب تھوڑا سا میں یہاں پر کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں، وہ آپ کو اب بتاتا ہوں۔ سوال کیا گیا، آپ نے کہا کہ جی سازشی عناصر کون تھے، اس کی نشاندہی نہیں کی گئی، اور ساتھ یہ کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ، اس پر سوال بھی ہوا، لیکن تحریک لبیک کی پریس کانفرنس میں یہ مطالبہ ایون کہ پریس ریلیز میں بھی جاری نہیں کیا گیا کہ یہ مطالبہ کیا جائے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس واقعے کے اوپر انکوائری کریں، جوڈیشل کمیشن بنے جو اس کی فائنڈنگ رپورٹ دے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ اور آگے کہا کہ جی لاہ عمل سے متعلق آگے جب پوچھا گیا کہ آپ کا لاہ عمل ہے کیا، ظاہر ہے کہ آج ایک بڑی پریس کانفرنس تھی اور لوگ انتظار کر رہے تھے کہ آپ اس پریس کانفرنس میں اپنے لاہ عمل کا اعلان کریں گے، جس سے پتہ چلے گا کہ آپ کا نیکسٹ اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اس کے اوپر شورا کا اجلاس بنائیں گے، اس کے بعد ہم اپنے لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ ساتھ کہا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے حوالے سے سجاد اکبر عباسی جو حویلیہ میں اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے، کیس یہاں سے پنڈی سے گئے، ان کو پنڈی کی قیادت نے بھیجا کہ آپ جائیں اور ان کیس کے حوالے سے عدالت میں پیش ہوں۔ وہ عدالت میں پیش ہوئے، وکلاء کے حوالے سے آپ کچھ مقامی جو وکلاء تھے وہ بھی ساتھ شامل ہوئے، 3 افراد یہاں سے گئے اور انہوں نے جا کے کیس کو لڑا۔ ظاہر کہ لڑا کیا تھا، آج پہلا دن تھا، ان کا 2 روز کا جو ہے 79 افراد کا جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور کیا گیا اور اس کو لے گئے، لیکن کچھ باتیں جو ہیں انہوں نے نشاندہی کی ہے، میں چاہوں گا کہ وہ لازمی آپ کے سامنے رکھوں۔ جو زیادتی ہے وہ زیادتی، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس کو غلط کہنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر لوگوں کو جو زخمی تھے، جن کے آپریشن ان کو بھی ہتھکڑیاں لگا کر لایا گیا۔ یہ بہت ہی افسوسناک صورت ہے، کیا بھاگ رہا تھا وہ زخمی، اور پولیس نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ پولیس ہر جگہ اس طرح کا رویہ ایٹیچیوڈ کیوں اپناتی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا جی کہ کم عمر افراد کو بھی گرفتار کیے گئے۔ کم عمر افراد کا کیا تعلق ہے؟ آپ 18 سال سے نیچے افراد کو گرفتار کریں، ان کے اوپر بھی ATC کے جو ہے وہ سجاد اکبر عباسی کے مطابق جو ہے وہ درج تھے۔ ساتھ یہ کہ وہاں پر عدالت میں بتایا گیا کہ جناب 2 دن سے پانی تک نہیں پینے دیا گیا۔ یہ تو انتہائی افسوسناک بات ہے۔ بقول ایڈوکیٹ سجاد اکبر عباسی کے کہ عدالت جج نے نوٹس لیا اور نے کہا ہمارے سامنے پلاؤ، جج میں کورٹ میں ان کو پانی دیا گیا۔ تو یہ تو بالکل ہی غیر انسانی مطلب کہ سلوک کر رہے ہیں۔ آپ جب قانونی کارروائی کر رہے ہیں تو اس کے دوران یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اب یعنی کہ ظاہر ہے کہ وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ گرفتاریوں کے لیے چھاپے بھی لگ رہے ہیں، سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ اور حافظ حسن رضوی نے اپنی پریس کانفرنس میں ویڈیوز بھی دکھائی ہیں کہ جناب یہ اس طرح ہوا، سامنے گولیاں آ رہی تھی اور ہم پیچھے ہٹے۔ اور اب اس سلسلے میں ایک یہ ہے کہ جناب انہوں نے حامد میر سے متعلق جو ہے ایک متنازع بات کر دی، اور وہ مجھے نہیں پتا کہ حامد میر صاحب سے متعلق انہیں کس نے بریف کیا اور کس طرح غلط بریف کیا ان کو۔
नंबर एक मतलब ये कि हामिद मीर का जो ट्वीट है मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि हाफिज़ साहब रिजवी को किसने और क्या ब्रीफ किया। हामिद मीर ने एक रीट्वीट जो हाफिज़ साहब रिजवी की वीडियो थी उसको रीट्वीट करते हुए, यानी कि रीट्वीट करते ऊपर मेंशन कोट किया। ट्वीट में जो वीडियो थी हाफिज़ साहब की, उसमें वो कह रहे हैं कि जो है जानवर से भी बदतर लोग हैं ये, और ये बेगैरत मीडिया, सारा निज़ाम बेगैरत है, लानत है इसके ऊपर, सब उसके ऊपर लानत भेजते हैं। ये वीडियो थी जो हामिद मीर ने रीट्वीट करते हुए ऊपर अपना कोट लिखा हुआ, कोट पे मैं आपको मन पढ़ के सुनाता हूँ। हामिद मीर लिखते हैं कि जी मीडिया को गाली देना आसान है, जब मीडिया पर गोलियां चलती हैं, सहाफ़ियों के घरों पे घुसकर मारा जाता है, उन्हें अगवा किया जाता है, तो कहते हैं गद्दार थे, लिफाफे थे। इनके साथ यही सलूक होना चाहिए और सब मिलकर मीडिया की आवाज़ को दबाते हैं। जब इन पर गोलियां चलती हैं तो दोबारा मीडिया को गालियां मिलती हैं। आगे एक इमोजी बनाते हैं। इसके ऊपर हाफिज़ साहब रिजवी ने भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर के ऊपर लानतें भेजी। उनसे कहा वो लानती शख्स जिसने कहा कि हवेलिया में ठीक हुआ, जायज़ हुआ, यानी कि उसको इंडोर्स किया। मैंने फ़ौरन इसके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था, मैंने फ़ौरन हामिद मीर के ट्विटर अकाउंट पे किया कि वाकई इस तरह हामिद मीर इतना बड़ा सहाफ़ी, इतनी बड़ी चवल और बेगैरती का मुजाहरा किया उसने। और मेरा गम में गुस्सा था, जब मैं ट्वीट को पढ़ा, दूसरी दफ़ा पढ़ा, तो मुझे ये अल्फाज नहीं मिले। फिर नीचे देखा, मैंने कहा मुमकिन हो कोई और ट्वीट हो, तो और ट्वीट मुझे कोई मिली ही नहीं। जब मैंने ये ट्विटर अकाउंट पर ये मैंने इसके ऊपर जिक्र किया तो उस वक्त लोगों ने कहा जी ये जो इमोजी है, अब इमोजी के ऊपर आप जो है लानते भेजेंगे, तो ये तो यानी कि किसने साद रिजवी को ये ब्रीफ किया है। अब इसके ऊपर बहरहाल मुतालबा किया जा रहा है, भट्ट साहब और दीगर लोगों को पैगाम दिए गए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी चल रहा है, मुख्तलिफ मैं पढ़ भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। इसमें मुतालबा किया जा रहा है कि इस बयान की मजम्मत की जाए और बयान वापस लेने का मुतालबा किया जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट किया जाए। आइंदा कोई ऐसी बात न जब करे तो अब हमें ज़रूरत क्या है कवर करने की। अब तो तहरीक लबैक के कारकुनान जो है वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान भी तो जजेस को धमकियाँ देता है, फलां करता है। हजूर वाला इमरान खान के ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज हुए, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना पड़ा, 3-3 घंटे अदालत में बैठना पड़ा, रिटर्न में माफ़ी नामा लिखना पड़ा। माफ़ी नामा एक दफ़ा मुस्तरद हुआ, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा हुआ, चौथी दफ़ा जाकर जब उसने अनकंडीशनल अपॉलॉजी की, तब जाकर उसको कहते हैं ना घसीट कर लिटा कर माफ़ी मंगवाई गई। आप तकाबुल कर रहे हैं तो फिर ये भी तकाबुल कर रहे हैं कि उनके साथ हुआ क्या है। तो आप देखें, आपके लिए परेशानी बिल्कुल जायज़ है। ज़ाहिर है कि 3 लाशें गिरी हैं, 14 अफराद ज़ख्मी हैं, केसेस बने हैं, एक परेशानी तो है। ज़ाहिर है फिर जहाँ पर कहा है आप वहाँ पर भी नहीं पहुँचे और अब आपको अंदरून खाना भी बड़ी तनकीद का सामना है। लेकिन इस सारी सूरत हाल को इस तरह भी टैकल नहीं करना चाहिए। इससे आप मज़ीद अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। इससे यानी कि आप मीडिया को गाली देकर और मीडिया को कहें कि आएँ हमारी कवरेज करें और अपने प्लेटफॉर्म पे चलाएं। कौन चलाएगा हजूर, क्यों चलाएगा, ये भी तो सोचिए ना। आप किसी को तनख्वाह तो नहीं देते। जब रिक्वेस्ट वाली बात है, जब आप ये है कि आप एक मजहबी जमात है, सियासी जमात है, तो फिर आपको सबको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, आपको तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और कारकुनों को भी इसकी तरफ आपको गो के अपने स्पेस में बहुत अच्छा कहा था। मैंने उसके बाद भी मैंने इस पर आपको दाद दी थी कि सहाफ़ियों को उनका अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। ये एक अच्छा मैसेज था आपका। लेकिन अब आप खुद ही फिर लानते भेजना शुरू कर दिया दोबारा, तो फिर इस पर कारकुनों ने दूसरी चीज़ को पकड़ना है। वो तो ये नहीं देखते, वो तो लीडर की बात को फॉलो करते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें जनाब थी जो आपके सामने रखनी थी। अगर आपको कोई बात बुरी लगी तो जनाब यही दरख्वास्त करेंगे कि दरगुजर करें, और अगर कोई इसकी क्लैरिटी है, कोई वजाहत है, तो एक और उस पर सामने लाएं। आपके जो केस चल रहे उसको भी मैं फॉलो कर रहा हूँ। आप फिर ये जो आपको कवरेज कर रहा होता है, आपके साथ खड़ा होता है, आपको रिपोर्ट कर रहा होता है, आप उन्हीं के साथ जो उसको जो है वो गालियाँ शुरू हो जाए, उसके ऊपर तनकीद शुरू हो जाए। तो आई थिंक मेरे ख्याल में इस पर सोचना चाहिए। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा छोड़ दिया, क्या ज़रूरत है इनको रिपोर्ट करने की। जब इज़्ज़त नहीं है, एहतराम नहीं, आपको क्या ज़रूरत है अपने आप को ख़तरे में डालने की। यानी कि सहाफ़ियों के बारे में आपके बारे में ये मिथ बन चुकी है कि आपको रिपोर्ट करना अपने आप को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। हजूर इस पर कोई बड़ा बयान दे और सहाफ़ियों को आप देखें, आप बुलाएं, आप ज़्यादा ना बुलाएं, 8 बुलाएं, 10 अफराद बुलाएं, उनको ब्रीफिंग दें हुआ क्या है। आप क्लैरिटी, जब तक लोगों के जहनों में सवालात चुभते रहेंगे, खड़े रहेंगे। इसके साथ ही मुझे दिया
اللہ حافظ ناظرین.